हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बेज। आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना के लिए हम लोगों ने रक्षक बेज को स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं आप सभी को ये जो होगा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। प्रैक्टिस सेट 4 तक मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लीज वहां पर जाकर देखिए, उनको लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से उनका रिवीजन करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा कि मैंने पिछले जितने भी सेट पढ़ाए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से सबका रिवीजन करके आए होंगे, ठीक है। और बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। तो आप सभी के सामने आज आप लोगों को पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर पहला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया था वहां पर यह प्रश्न आया था। मैंने आप लोगों से ये बात जरूर कही थी कि यदि इस प्रैक्टिस सेट को आप भारतीय सेना के लिए फॉलो यदि करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स बार बार आप लोगों का रिवीजन याद होगा, और बार बार यदि वो चीज बार बार रिपीट होगी तो मुंह जुबानी तरीके से आप लोगों को जितना भी कंटेंट में यहां पे लिखाऊंगा सारा मुंह जुबानी तरीके से याद हो जाएगा। चलिएगा, बनेंगे हम लोगों को देखने को मिलेगा कालबेलिया नृत्य या कालबेलिया लोकगीत या एक प्रकार का नृत्य भी है। तो आप सभी जानते हैं किस राज्य में ये आप लोगों का संबंधित होगा। तो जवाब होगा राजस्थान से संबंधित है। यदि राजस्थान के संदर्भ में यदि हम लोगों से सवाल यदि पूछा जाएगा तो याद होना चाहिएगा, एक तो आप लोगों का कालबेलिया कौन सा हो जाएगा, कालबेलिया हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा? कालबेलिया देखने को मिलेगा। हम लोगों को यदि हम लोग नृत्य की बात करते हैं तो हम लोगों को 13 ताली, कौन सा देख, कल हम लोगों ने पढ़ा था 13 ताली, आप लोगों को याद होगा 13 ताली हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कठपुतली, कौन सा पढ़ा था? कठपुतली, याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को भारतीय सेना में देखने को मिलेगा। जितना यहां पर लेवल रहेगा इस बार मऊ यारो या जितने भी यारों में जितनी भी परीक्षाएं होंगी भारतीय सेना संबंधित सभी में यही प्रकार का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का घूमर, कौन सा हो जाएगा? घूमर। तो ये सभी के सभी त्योहार कहां पर संबंधित होंगे या सभी के सभी नृत्य कहां संबंधित है? तो जवाब होगा यहां पर राजस्थान से। और यहीं पर बात करेगा दोस्तों केवल महाराष्ट्र की, किन की दोस्तों? तो हम लोगों ने दो प्रसिद्ध देखा था, एक तो हम लोगों ने लावणी देखा था, कौन सा? लावणी। एक हम लोगों ने तमाशा, कौन सा देखा था दोस्तों? तमाशा हम लोगों ने यहां पर देख लिया था। और एक पोवाड़ा, कौन सा दोस्तों? पोवाड़ा। ये भी तीनों कहां के हो जाएंगे याद रखिएगा, लावणी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? पोवाड़ा। और मुख्य रूप से ये तीनों आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। यदि संदर्भित रूप में यदि मध्य प्रदेश की बात करता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से यदि हम लोग यहां पर लोक नृत्य की बात करते हैं तो हम लोग हर बार बात करते हैं यहां पर कर्मा नृत्य, कौन सा? कर्मा। कर्मा के बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं सेला की। कौन की बात होती है दोस्तों? कर्मा और सेला। कर्मा सेला आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आप लोगों का मटकी, कौन सा दोस्तों? मटकी। ये प्रमुख रूप से हमारे मालवा क्षेत्र से, या मटकी तो हमारे मालवा क्षेत्र में किया जाता है, बल्कि आप लोगों को याद होना चाहिएगा एक कर्मा, कर्मा के बाद सेला और सेला के बाद एक मटकी। ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, इतना आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो इसके भी यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। बार बार पढ़ोगे बार बार फायदा होगा। चलिएगा, सवाल इस प्रकार से है, सवाल इस प्रकार से हम लोगों से सवाल पूछा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर सवाल हम लोगों से सवाल पूछा है, तो जवाब होगा 14 दिसंबर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 दिसंबर को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब होगा विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व एड्स दिवस यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 4 दिसंबर के बारे में बात करेगा
तो जवाब होगा नौसेना दिवस। क्या होगा? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट यहां पर किया जाएगा। यदि पूछेगा 10 दिसंबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, तो जवाब हो जाएगा विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा हो जाएगा? विश्व मानवाधिकार जो दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। आप लोगों से सवाल पूछेगा तो बताइएगा। इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि 14 दिसंबर को हम लोगों से क्या सवाल पूछ लिया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और इसी के संदर्भ में यदि 25 दिसंबर का पूछा कि 25 दिसंबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा सुशासन दिवस। कौन सा? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सुशासन दिवस आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और किनकी याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। किनकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए सुशासन दिवस। तो हम लोगों ने प्रमुख रूप से यहां पर 5 दिवसों के बारे में चर्चा किया। सबसे पहला एक दिवस पड़ा, विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया। 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया। 10 दिसंबर के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर, ये 14 दिसंबर है, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस। 25 दिसंबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया हमने? सुशासन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिसंबर का माह के आर्मी क्लास के लिए जितनी भी हमारी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए या आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण दिवस, ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का राइट रहा। सवाल नंबर 3 पर चलेंगे और कल की क्लास का ये सवाल था, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत का जीवनी? विंग्स ऑफ फायर, क्या पूछा है? विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी बुक है? अगर आप लोगों से सवाल पूछेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। किनकी है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार का लेवल रहेगा, यही कंटेंट रहेगा और यही कंटेंट पढ़कर जाइएगा। सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेला। अब गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य से में आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये हम लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, गंगा सागर मेला के बाद में सबसे पहले हम झारखंड की बात करेंगे। तो झारखंड में आप लोगों को याद होना चाहिए जितिया। कौन सा यहां पर उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो सभी याद रखेंगे जितिया। जितिया के बाद में यहां पर सरहुल। कौन सा दोस्तों? सरहुल। सरहुल के बाद में कौन दोस्तों? सोहराय। कौन सा दोस्तों? सरहुल। और सरहुल के बाद में आप लोग क्या याद रखना है आप लोगों को? सोहराय। ठीक है, सोहराय आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। जितिया याद कर लो, सरहुल कर लो और एक याद कर लेना है सोहराय। ठीक है, याद कर लोगे? ठीक है, ये 3 प्रमुख याद कर लेना। पश्चिम बंगाल यानी गंगा सागर मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला याद होना चाहिए। कौन सा? गंगा सागर मेला आप लोगों से आ सकता है, आप लोगों को याद करना चाहिएगा। फिर इसके बाद में चाय महोत्सव। कौन सा? चाय महोत्सव भी अब आपके पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक पोइला। कौन सा? पोइला उत्सव। पोइला उत्सव भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और एक आप लोगों का चित्राधि। कौन सा दोस्तों? चित्राधि उत्सव। चित्राधि उत्सव भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब होगा पश्चिम बंगाल में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हमारे बिहार का क्या याद रखोगे? बिहार का बेहतर तरीके से याद रखना। अभी तो आप लोग याद करना, यहां पर छठ पूजा, क्या याद रखोगे? छठ पूजा याद रखना। अभी केवल एक याद करना है बिहार के, बारी बारी से पढ़ेंगे। छठ पूजा क्या याद करोगे? छठ पूजा याद करोगे। और छठ पूजा के बारे में अगर सवाल बना कि छठ पूजा कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है,
तो जवाब हो जाएगा 4 दिन। 4 दिनों तक छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर दिन की, क्योंकि पिछली बार सेना भर्ती में जितने भी फेस्टिवल आए थे उन फेस्टिवल से दिवस से संबंधित सब प्रश्न, ये मतलब फेस्टिवल से रिलेटेड इस प्रकार के से प्रश्न बने थे। अगर कोई सा फेस्टिवल दिया था, जैसे पोंगल उन्होंने पिछली बार दिया था, मैं मऊ यारों की बात कर रहा हूं, तो उन लोगों ने दिया था कि पोंगल जो उत्सव है यह तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको कितने दिनों तक मनाते हैं। अब यदि इस प्रकार का यदि प्रश्न आ जाएगा तो फिर वहां पर गलत होने के में भी चांसेस होते हैं। हमें गलत करके नहीं आना है, हमारा टारगेट है 45 सवाल सही करके आना। तो छठ पूजा, देखो छठ पूजा 4 दिन तक, और छठ पूजा कौन से भगवान को संबंधित है, जवाब हो जाएगा सूर्य भगवान को यहां पर संबंधित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो याद करो, देखो एक तो आप लोगों का ओणम त्योहार था, कौन सा, ओणम। अब ये जो ओणम उत्सव था या ओणम त्योहार जो कि कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरल में। कहां पर, केरल में। अगर पूछ ले कितने दिनों तक, तो 4 दिन, 4 डेज तक इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद रखना, याद रखोगे या नहीं रखोगे। ठीक है, देखो मेरी बात आप पहली बात सुन लो, मैं या मुझे पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 1 हो, 2, 10, 15, 20 या 100 हो, जितने भी जो भी मुझे स्टूडेंट ऐसे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मैंने पढ़ा के रखा है, प्लेलिस्ट तो बनी है, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, या मैं अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, मैं जितना भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना, मैं मतलब मैं नहीं देख सकता कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार जरूर बोलूंगा यार कि यार भारतीय सेना के लिए पढ़ रहे हो ना, मैं केवल आर्मी की बात कर रहा हूं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम देना चाहते हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। अगर भारतीय सेना के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हो ना भाई, तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट में पढ़ा रहा हूं ना भाई, ये भी पढ़ के चले जाओगे ना तो 10 से ज्यादा सवाल जीएसओ बना के आ जाओगे। मैं गारंटी देता हूं, कोई आपको गारंटी दे या नहीं दे, मैं आपको गारंटी लिखित रूप में दे सकता हूं, 10 से ज्यादा आप सवाल बना पाएंगे अगर अच्छे तरीके से लिख रहे हो और अगर पढ़ रहे हो तो भाई। ठीक है, अगर केवल यह है कि क्लास चालू कर लिया, बस में आए, बस में चालू कर लिया, कहीं भी चालू कर लिया, ये टिक लगा लिया स्पीड में, भाई नहीं हो पाएगा। आप लोग देखोगे कि मैंने मंडे से ये बैच को स्टार्ट किया था, रक्षक बैच को। ये बैच कब तक चलेगी, आप लोग देखो 23 अप्रैल के लगभग में आप लोगों का लिखित, जो आप लोगों का ये रिटन एग्जाम है, तब तक ये बैच चलेगी। तो कितना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन के साथ में आप लोगों को टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जितने भी जो भी विद्यार्थी मुझसे एटलीस्ट ऑफलाइन पढ़ता है, तो मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट संडे से, अगला रविवार जब भी आता है, तो अगले रविवार से शनिवार के दिन ना टेस्ट लेते हुए मैं, या शनिवार या रविवार के दिन में जरूर आप लोगों के लिए, खासकर भारतीय सेना वालों के लिए मैं जरूर प्लान कर लूंगा कि एक बेहतर आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, जिसमें आप लोगों को पता चले अभी से आप लोगों का लेवल क्या जा रहा है। यानी जो 100 नंबर का पेपर हो रहा है, वो 100 नंबर में से आपको अभी नंबर कितने आ रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार इस बार का जो कट ऑफ देखा ना आपने, 163 था। मैं खासकर जीडी वालों की बात कर रहा हूं, और नर्सिंग में केवल 14 पोस्ट थी पूरे मऊ यारों में, केवल 14। अब उस 14 पोस्ट में अगर 1400 अगर नर्सिंग भर्ती में अगर फॉर्म डाल रहे तो कंपटीशन क्या होगा। ठीक है, वो जमाना गया मेरे भाई। 120 130 टोटल 200 में से नंबर लाने के बाद हो रहा था। मेरी बात सुनिएगा आप सभी, तो इस तरीके से पढ़ो ना यार कि मेरे भाई कि 45 क्वेश्चन सही करके आओ। वो बात थी जब आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ऑफलाइन भी अवेलेबल हूं, तो ऑफलाइन भी है, और यहां पर भी पढ़ा रहे भाई। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी शिद्दत से पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ओणम त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरल में। इसके बाद पोंगल, कौन सा पूछ लेगा, सॉरी मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। ये जो आपका ये त्योहार है ओणम, ये 4 दिन तक नहीं बल्कि ये 10 दिनों तक, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपका पोंगल, पोंगल त्योहार कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहां पर है, तमिलनाडु में। और कितने दिनों तक, 4 दिनों तक, 4 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को अभी बताया छठ पूजा, कौन सा पूजा मैंने आपको बताया, छठ पूजा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मुख्य रूप से बिहार। और कितने दिनों तक, तो 4 दिन। कितने दिन, 4 दिन। ये तीनों को अभी तो याद रखना, बारी बारी से हम सभी को पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार के फेस्टिवल आना चाहिएगा। हम लोगों से सवाल केवल एक पूछा था, गंगा सागर जो है ये पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल है सवाल नंबर 5 जो हमसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। 2011 की जनगणना हुई और उसमें जो 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या होना क्या दर्शाता है, लिंगानुपात को दर्शाता है। तो अगर उसने पूछा है केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, राज्य का नहीं पूछा है, और अगर यहां पर यूटी का पूछा है यानी केंद्र शासित प्रदेश का यहां पर यदि पूछा है तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि कौन सा हो जाएगा, पुद्दुचेरी। कौन सा हो जाएगा, पुद्दुचेरी यहां पर हो जाएगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और होगा कितना, 1037। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1000 यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, महिलाएं हम लोगों को देखने को मिलती। अब मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत का लिंगानुपात पूछेगा। भारत का लिंगानुपात यदि यहां पर पूछ लेगा तो कितना होगा, 943। ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। और अगर 2001 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, 933। कितने पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और हर बार भारतीय सेना में प्रश्न बनता है कि बाल लिंगानुपात कितना था, बाल लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया 2011 की जनगणना में, तो कितना दर्ज किया गया था, तो जवाब हो जाएगा 919। कितना दर्ज किया गया था, 919। मैं मान के चलूंगा ये डाटा आप सभी याद रखेंगे। मैं पिछली बार ज्यादा कंटेंट थोड़ा कम लिखा रहा हूं इस बार, क्योंकि स्टूडेंट का जो झुकाव था कि सब थोड़ा सा कंटेंट कम कीजिएगा। ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, अब कंटेंट कम करते हैं। और यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा वो लक्षद्वीप। कौन सा देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी सर्वाधिक है। भारत का लिंगानुपात जो है वो 943, 2011 की जनगणना। ये कौन सी जनगणना हुई थी, 11 की। 2001 में 933 दर्ज किया गया था और बाल लिंगानुपात 919 यहां पर दर्ज किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा। यदि हम लोग देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, देखो यहां पर बात करो आर्टिकल 74, जिसमें हमें हम लोगों को मंत्री परिषद, किसका प्रावधान है, मंत्री परिषद का यहां पर प्रावधान देखने को मिलेगा। प्रावधान, ठीक है, प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में यह पूर्ण रूप से लिख दिया गया कि जो माननीय राष्ट्रपति को मतलब यहां पर जो भारत के राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा। और इसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। वो यहां पर क्या, इनका जो प्रधान होगा वो प्रधान क्या होगा दोस्तों, वो यहां पर प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री यहां पर होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर आर्टिकल 75 में क्लियर मेंशन है कि यहां पर प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसी प्रधानमंत्री की यहां पर क्या की जाएगी दोस्तों, नियुक्ति इस आर्टिकल के तहत यहां पर की जाती है। मैं मान के चलूंगा। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु, तो सवाल पूछा है कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो याद करिएगा 25 वर्ष। कितने वर्ष, 25 वर्ष यहां पर याद होना चाहिए। कोई विधायक के चुनाव में खड़ा होता है तो कितने वर्ष चाहिए, 25 वर्ष अगर आप लोगों को चाहिए। अगर आप पंचायत से रिलेटेड, अगर पंचायत चुनाव यदि आपके लड़ रहे हैं तो उम्र कितनी चाहिए, तो 21 वर्ष। कितने चाहिए, 21 वर्ष। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको उम्र यहां पर 35 वर्ष। कितने वर्ष, 35 वर्ष चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति लड़ रहे हैं तो कितनी चाहिए आप लोगों को, 35 वर्ष यहां भी चाहिएगा। यदि आप लोग गवर्नर या राज्यपाल बन रहे हैं तो राज्यपाल के लिए उम्र कितनी होना चाहिएगा, 35 वर्ष यहां पर होना चाहिएगा। और अगर राज्यसभा सदस्य यदि आप लोग यहां पर नॉमिनेट हो रहे हैं तो 30 वर्ष आप लोगों को उम्र चाहिएगा।
और यदि आप लोग लोकसभा सदस्य बन रहे हैं, लोकसभा यदि आप लोग सदस्य बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो 25 वर्ष आप लोगों की सीमा होना चाहिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग किसी प्रकार विधानसभा सदस्य यदि आप लोग बन रहे हैं तो उम्र कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष ही आप लोगों की उम्र होना चाहिए। और यदि आप लोग विधान परिषद सदस्य, बच्चा बातें नहीं बाहर, विधान परिषद, ये यहां पर विधानसभा हो रही है जो है 25 वर्ष यहां पर होना चाहिएगा, सॉरी विधानसभा, ठीक है। और विधान यदि परिषद की बातें हो रही है, केवल परिषद की, तो अगर यहां पर होना चाहिएगा तो यहां पर उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। कितने वर्ष उम्र यहां पर उम्र होना चाहिएगा, 30 वर्ष, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन सबका। देखो क्या क्या है, तो देखो यहां पर प्रधानमंत्री की 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, पंचायत चुनाव के लिए 21, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, राज्यसभा सदस्य बनना हो 30, लोकसभा सदस्य बनना हो 25, विधानसभा सदस्य बनना हो 25, विधान परिषद बनना हो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। बांध के चलोगे यार, आप तो सब होशियार हो, यहां तक याद कर लेना। और यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनना है, यदि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहां पर बनना है तो न्यूनतम सीमा का बखान नहीं है, मतलब न्यूनतम सीमा ही नहीं तय की गई है, न्यूनतम सीमा यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मैक्सिमम आयु तय की गई है। मैक्सिमम यानी अधिकतम आप लोग 65 वर्ष के बाद आप सभी को रिटायर होना पड़ेगा। और अगर कोई हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए तो अधिकतम आप लोगों को 62 वर्ष के बाद क्या होना पड़ेगा, रिटायर यहां पर होना पड़ेगा। तो मैं मान के चलूंगा कि मैंने जितना भी पढ़ाया होगा आप सभी को याद होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से रहेगा। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो सूरजकुंड मेला हरियाणा, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, हरियाणा में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कहां पर, यहां पर ही हम लोगों को सूरजकुंड मेला हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जो है हम लोगों ने कल आप लोगों को बताया था, नागालैंड में एक हार्नबिल, कौन सा हार्नबिल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, याद करिएगा इस त्योहार को। मणिपुर का हम लोगों ने लाई हरोबा, क्या बताया था, लाई हरोबा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो हम लोगों को याद हो जाएगा, याद रखिएगा सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए 10 सवाल नंबर 8 पर बढ़े। सवाल नंबर 8 पर आए, देखो राउफ, बेहतरीन लोक नृत्य राउफ, ठीक है। देखो राउफ, तो राहुट कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक आप लोगों का हफीजा, कौन सा दोस्तों, हफीजा, याद कर लेना हफीजा। एक आप लोगों का नवरेह, कौन सा दोस्तों, नवरेह, ठीक है। और नवरेह के बाद एक आप लोगों का राउफ, कौन सा दोस्तों, राउफ। ये प्रमुख रूप से कहां पर सेलिब्रेट किया जाता, या ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा आप लोगों का ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर पूछेगा तो दोस्तों एक आप लोगों का कुंभी, कौन सा दोस्तों, कुंभी, ठीक है। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, कुंभी, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी का क्या हो, मतलब रऊफ कहां का है, जम्मू एंड कश्मीर का हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। और सवाल नंबर 9 सवाल पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी थे। बताओ, लॉर्ड डलहौजी थे, केनिन थे, या लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। ये सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी था, लॉर्ड केनिन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, या यहां पर कौन था, चेम्सफोर्ड था। इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है, पर ऑप्शन में जो है वो राइट आंसर छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन देना चाहिए था वैसा ऑप्शन यहां पर बाद नहीं बात की गई है।
ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। लॉर्ड लिथगो ये था। कौन था? लॉर्ड लिथगो यहां पर था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, कौन का जनक? रेलवे का जनक भारत में कहा जाता है, जनक भारत में कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो था उस वो भारत में हड़प क्रांति कौन लेके आया था? हड़प जो नीति लेकर आया था, वो हड़प नीति जो लेकर आया था वो डलहौजी था। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति प्रमुख से ये भारत में डाक सेवा का संचालन इसके माध्यम से हुआ। भारत में टेलीग्राम लाइन का जो श्रेय दिया जाता है वो इसी भाई को यहां पर दिया जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समयकाल यहां पर 1921 से सॉरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समयकाल, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जरा देखिएगा, तो 1916 से लगाकर तो 1921 तक इसका समयकाल रहा। इसके बीच में भारत के इतिहास में जितनी भी घटना हुई वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समयकाल में हुई। तो हम लोगों को याद होना चाहिए। देखो, एक तो रोलेक्ट एक्ट, कौन सा आया था? रोलेक्ट एक्ट जो था वो इसके समयकाल में आया था, 1919 में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम लोगों को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो आप लोगों से सवाल पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यहां पर गवर्नर कौन था? तो जवाब हो जाएगा वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहां पर हुआ करता था। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद जो आप लोगों का खिलाफत आंदोलन हम लोगों को जो यहां पर देखने को मिलता है 1919 में। ये भी कब हुआ था? ये उस समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहां पर गवर्नर हुआ करता। मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होना चाहिए। और लॉर्ड विलियम बेटिंग था यह भारत का, याद होना चाहिए, भारत का पहला ये क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल। कौन हुआ? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हुआ वो कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ में दोस्तों अगर यहाँ पे सवाल अगर बन जाता है लॉर्ड केनिन से, तो लॉर्ड केनिन के बारे में याद होना चाहिएगा। यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जो आपका अधिनियम आया था। और यह अधिनियम कब आया दोस्तों? 1856 में। सब याद करिएगा। इसके समयकाल में जो वाइसराय था यह लॉर्ड केनिन था। यह भारत का पहला वाइसराय था। क्या था दोस्तों? भारत का पहला अगर आप लोगों से वाइसराय के बारे में पूछ लेगा तो यही था। और भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति के जो समय जो गवर्नर जो वाइसराय हुआ करता था वो कौन था? वो लॉर्ड केनिन था। तो लॉर्ड केनिन से बनने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह 1856 में भारत का पहला वाइसराय बना और 1857 क्रांति में ये प्रमुख रूप से जब हुई थी तब यही वाइसराय था। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को यहां पर याद होगा। ठीक है, इस तरीके से जीएस को नस्तीनाबूद कर देना है। ठीक है, हावी नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि भारतीय सेना में बैठोगे और 15 सवाल जो जीके के रहेंगे ना, 10 से 12 तो यहीं से ले जाओ। ठीक है, इतना नहीं है लेकिन यार फिर भी मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जितना मैं दिल से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मेहनत तो कर नहीं रहा हूं, केवल दिल से ही पढ़ा रहा हूं। मेहनत करूंगा तो उस दिन कुछ और बात होगी। दिल से आप सभी को पढ़ा रहा हूं। तो आप ये लोग ये देखेंगे कि इस क्लास से मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इतने प्रश्न नहीं, लेकिन 5 से 6 प्रश्न बहुत होते मेरे भाई। 5 से 6 आप 7 से 8 भी मान सकते हैं। जैसे यहां क्वेश्चन लिखे हैं वैसे ही आपकी परीक्षा में आने वाले, इतना तो मैं श्योरिटी हूं भाई। लेकिन अगर ये कंटेंट में पढ़ लिया ना साथ वाला भाई, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शर्त ये है कि आपका कंप्लीट पहले सिलेबस होना चाहिए। ये कुछ भी काम का नहीं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस है, इसके साथ ये पढ़ो कि भाई फिर देखो आप। ठीक है, चलो सवाल नंबर 10 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 10 जो फिर से रिपीटेड है, नायाब सैनी किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो यहां पर यूपी के सीएम है। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के कौन है दोस्तों? मोहन जी यादव। कौन है? मोहन जी यादव जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए।
हरियाणा के कौन है दोस्तों? तो नायाब सैनी। कौन है दोस्तों? नायाब सैनी जो है यहां पर कौन है दोस्तों? हरियाणा के सीएम में। महाराष्ट्र के कौन है दोस्तों? तो देवेंद्र फडणवीस। कौन है दोस्तों? फडणवीस जो है ये कहां के दोस्तों? ये कहां के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। कहां के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। और अगर ई डालकर अगर मैं बनाऊंगा तो अगर सवाल अगर पूछा यहां पर राजस्थान के, कौन दोस्तों? राजस्थान के कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और अभी दोस्तों एव डाल के अगर मैं ऑप्शन बनाऊंगा पंजाब के कौन हो जाएंगे? तो पंजाब के आप लोगों को याद होना चाहिए। पंजाब के कौन हो जाएंगे जल्दी बताओ? तो भगवत मान। कौन हो जाएंगे? भगवत मान यहां पर हो जाएंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और अगर मैं यहां पर यदि मैं बनाऊंगा कि उत्तराखंड, कौन का दोस्तों? उत्तराखंड का कौन हो जाएगा? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी यहां पर हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा, जितने भी सेना भर्ती वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 11 पर ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 11, पंथ निरपेक्ष शब्द जो डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। जो भारत की प्रेम्बल है, जो भारत की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, वो जो प्रस्तावना है उसमें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42 वाला संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके तहत दोस्तों 3 शब्द, कौन सा? समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। और समाजवादी के बाद कौन सा दोस्तों? धर्म निरपेक्ष। कौन सा? धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता। और एक कौन सा दोस्तों? अखंडता। कौन सा? अखंडता। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए दोस्तों। तो 42वां यही है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर ही जाएंगे। ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रेम्बल में, याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 13, सॉरी सवाल नंबर कौन सा है? 12। सवाल नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। और सवाल इस प्रकार से पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? सार्वजनिक अवसर। तो ये 13, 15, 14 या 16 में दे के रखा है लोक नियोजन में समान अवसर। कहां पर? लोक नियोजन। लोक नियोजन में समान अवसर की जो यहां पर बात करता है वो यही है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 15 कौन है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता यहां पर रखी जाएगी, वो इसी के अंतर्गत है। और दोस्तों 15 में क्या है? तो जवाब होगा धर्म। धर्म के बाद धर्म, जाति, मूल, लिंग और एक हो जाएगा विभेद। इन पर आप सभी को क्या रखनी पड़ेगी? समानता यहां पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद होना चाहिएगा। और 13 में दोस्तों है अल्पीकरण की प्रक्रिया। किसकी? अल्पीकरण की प्रक्रिया। अल्पीकरण की प्रक्रिया आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो सभी रोजगार समान की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 16। ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 में यानी लोक नियोजन में समान अवसरता की बात करता है, 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, 15 में धर्म, जाति, मूल, लिंग, विभेद की बात करता है, 13 में अल्पीकरण की प्रक्रिया है। अल्पीकरण की प्रक्रिया मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते होंगे अल्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो अभी बात करते हैं, चलिए अभी बात करते हैं। मान लीजिएगा भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभी के सामने मतलब हम सब ने स्वीकार कर लिया, जो पूर्णतः देश पर ये लागू हो गया। भारतीय संविधान जो लागू हुआ, और बहुत भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, तो धर्म के आधार पर हर एक धर्म में कई प्रकार के नियम चलते हैं। तो संविधान में आर्टिकल 13 में यह बात को स्पष्ट लिखा गया कि धार्मिक नियम यदि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का, यदि यहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन यदि करते हैं किसी धर्म के द्वारा चलाए गए नियम, तो उसे
कानून बनाकर जो सरकार बनेगी वो पूर्ण रूप से उस प्रकार के नियम को क्या कर देगी, हटा देगी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से अल्पीकरण की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलेगी। यदि वह नियम, जो भी विधि है जो उस प्रकार के धर्म में संचालित है, वह लोगों के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाकर भी यदि उनको मनाने पर यदि मजबूर कर रही है, तो जो केंद्र सरकार रहेगी वो कानून बनाकर उस प्रकार के नियम को उस धर्म से पूरी तरीके से क्या करेगी, हटा देगी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से अल्पीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आप लोगों ने जो देखा होगा, मुस्लिम महिलाओं में जो तलाक का सिस्टम था वो मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा था, वो मुस्लिम धर्म का जो नियम है, तो वर्तमान सरकार ने उसे नियम बनाकर पूरी तरीके से हटा दिया। तो वह प्रक्रिया होगी अल्पीकरण की प्रक्रिया, हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो मान के चलूंगा, समझ में आया होगा। अब हमें सवाल नंबर 13 देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 13 क्या होगा देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने इनमें से किस याप के अधिवेशन पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? तो राष्ट्रीय गान के बारे में बात कर रहा है, तो कोलकाता 1911 में पहली बार यहाँ पर क्या गया, पहली बार राष्ट्रीय गान यहां पर गाया गया। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अच्छा, 1907 में क्या हुआ था? तो यहां पर पहली बार यहां पर दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलेगा। पहली बार कांग्रेस का विभाजन यहीं पे हुआ था। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हो गया। फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया इसका एकीकरण। क्या देखने को मिल गया? इसका एकीकरण देखने को मिला। और आपका 1917 में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष यहां पर बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब आप लोगों को सवाल का जवाब देना है कि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। और सवाल नंबर 14 इस प्रकार से है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण, ये सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात पर किया गया है, तो कौन सी नदी पर किया गया है? सतलुज, नर्मदा, गंगा या फिर महानदी? तो आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पर यहां पर किया गया है। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और गंगा नदी कहां से निकलती है? तो हम लोग बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर से यहां पर गंगा रिवर देखने को मिलती है। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से तो कौन सी नदी, ये रिवर जो निकलेगी, जवाब हो जाएगा भागीरथी। कौन सी रिवर दोस्तों? भागीरथी रिवर निकलती है। लेकिन जब दोस्तों भागीरथी, कौन सी रिवर? भागीरथी प्लस अलकनंदा। कौन सी रिवर? अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो ये कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग। कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग। तब जाके इस रिवर का क्या नाम होता है? गंगा। तब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गंगा। और यह गंगा नदी दोस्तों जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करती हैं तो मान लिया जाता है कि गंगा जो नदी है दोस्तों, गंगा नदी जो है वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। कहां पर? मैदानी क्षेत्र में। तो अगर ऐसा सवाल पूछा कि गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है, तो जवाब हो जाएगा देवप्रयाग में। भागीरथी प्लस आपके अलकनंदा आती हैं, इन दोनों का संगम देवप्रयाग पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जब यह गंगा रिवर आगे जब ये हरिद्वार में जाती है तो हरिद्वार में माना जाता है कि इसने हरिद्वार में जैसे ही प्रवेश करती, मान लिया जाता है गंगा नदी ने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। गंगा नदी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। आज ही ऑफलाइन में 1 घंटे तक हम लोगों ने चर्चा की है गंगा रिवर के बारे में, बट शॉर्ट में याद कर लो। गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी अगर पूछेगा तो जवाब हो जाएगा रामगंगा। क्या हो जाएगा? रामगंगा हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात करेगा तो कौन सी हो जाएगा? यमुना। कौन सी हो जाएगा? यमुना। और गंगा नदी कितने राज्यों से निकलती हैं? तो जवाब हो जाएगा 5 भारतीय राज्य। कितने भारतीय राज्य? 5 भारतीय राज्य आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हमसे सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 15 पर चर्चा करेंगे।
और सवाल नंबर 15 जो होगा, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना जितने भी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, अब तो यार देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लेवल इतना बढ़ा दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोगों को जो ये पढ़ना पड़ता, मैं पढ़ाता भी हूं, लेकिन सेना भर्ती की बात हो रही है तो सभी को 5 ईयर प्लान आज डन कर लेने में लिखाऊंगा, बारी बारी से आप लोगों को याद करना है। कितनी बड़ी क्लास हो गई है? 40 मिनट। 40 मिनट हम क्लास पढ़ें बस अभी, तो और बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, देखो 1951 से लगाकर तो 1956 तक हम लोगों को पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद 1956 से लगाकर तो 1961 तक हम लोगों को दूसरी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। इसके बाद 1961 से लगाकर तो 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना हम लोगों को यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना देख, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं क्यों लाई गई थी? हर 5 साल में एक समावेशी विकास भारत में तय किया गया था कि इन 5 सालों में हम लोग ये टारगेट करते हैं, इसके बिहाफ पर हम लोग भारत में जो विकास दर जो हम लोग हासिल करेंगे। तो इसके बाद आप सभी जानते हैं 1967 से लगाकर तो 69 तक हम लोगों को एक वर्ष वाली देखने को मिली, ये आपका प्रमुख रूप से। इसके बाद 1969 से लगाकर तो 1974 तक हम लोगों को चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद 1974 से लगाकर तो 1978 तक ये जो पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये प्रमुख रूप से 4 वर्ष तक आप लोगों को देखने को मिली। 2 वर्ष का यानी 1979 से लगाकर तो आपका 80 तक ये प्रमुख रूप से अवकाश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे 1980 से लगाकर तो 1985 तक, फिर से हम लोगों को यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। फिर आप लोगों का 1985 से लगाकर तो 1990 तक हम लोगों को 7वीं पंचवर्षीय योजना देखना, फिर 2 साल का अवकाश जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1990 से लगाकर तो 92 तक हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 1992 से लगाकर तो 1997 तक हम लोगों को यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। समझ में आप सभी को याद हो रहा है? याद कर लेना सब, ठीक है। और फिर इसके बाद 1997 से लगाकर तो 2003 तक हम लोगों को 9वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। 2003 से लगाकर तो 2003 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 तक हम लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो हम लोगों को 10वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद जो होगा यहाँ पर 12 तक मैं बात कर रहा हूं, ये 7 तक थी। और इसके बाद 2007 से तो हम लोगों को 2012 तक, और फिर ये हो गई थी 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद 2012 से लगाकर तो 2017 तक हम लोगों को 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ तक देखने को मिलेगी। फिर अब इसके बाद आगे नहीं। तो ये प्रमुख रूप से पंचवर्षीय योजना हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होना चाहिए, पहली से लगाकर 12वीं तक यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आपने पूछा था भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें किस वर्ष शुरू की गई थी? तीसरी 1961 से शुरू की गई थी। तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 16 क्या है? नप्रह या आप लोगों का इष्पहम शम, मेरे को जीवा से बोलने में नहीं आ रहा है, दीप्तम। ठीक है, नप्रह या आप लोगों का इष्पम जो है शम दीप्तम। एक शब्द को अच्छे तरीके से बोल लीजिएगा, क्योंकि यहां तो उच्चारण नहीं हो रहा है इस शब्द का। कौन सी सेना का आदर्श वाक्य है? तो हमारी कौन सी सेना का आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा? ठीक है, तो ये आप लोगों को वायुसेना, कौन सी सेना का आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा? वायुसेना। और अगर नौसेना का आदर्श वाक्य अगर पूछ लेगा तो सवाल होगा श नो वरुण। क्या हो जाएगा? श नो वरुण। ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हमें नौसेना का आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा।
और जो ऊपर दिया गया शब्द है ये किसका है, वायुसेना का आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को याद है हमारी थल सेना का, जिसके आप सभी तैयारी कर रहे हैं, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 16 16 गया क्या, 17 पर आ गया है। राष्ट्रपति इनमें से होता है मनोनीत होता है, नियुक्ति होती या निर्वाचित, तो कौन होता है, निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। अब राष्ट्रपति के बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल 52 के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति मान्य राष्ट्रपति के पास रहेगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका के मतलब जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 61 या आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, याद करिएगा। आर्टिकल 71 में यदि राष्ट्रपति का चुनाव किसी प्रकार विवाद हुआ तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 78 के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं राष्ट्रपति को हर बात कहने के। आर्टिकल 143 143 के अंदर माननीय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की कानूनी सलाह यहाँ पर मांग सकता है। मैं मान के चलूंगा, आप सभी ने सुने होंगे, अच्छी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 पर। और सवाल नंबर 17 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबेक्स आयोजित हुआ था, तो ये कंबोडिया। कहां पर हुआ था दोस्तों, कंबोडिया में। तो आप मान के चलिएगा जो है आप सभी को यहाँ पर एक नए युद्धाभ्यास सेना भर्ती में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे मैं पूरा इसको समझाऊंगा। सवाल नंबर 19 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 19 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, मुगल सम्राट अकबर की विश्वसनीय सेनापति, ये सेनापति मुख्य रूप से कौन थे, राजा डोडरमल, जो है मान सिंह प्रथम, बिरबल या तानसेन। आप सभी जानते हैं कि अकबर की जो सेना हुआ करती थी, अकबर ने अपने दरबार में प्रमुख रूप से 9 रत्न डिक्लेयर किए थे। 9 रत्न यहाँ पर डिक्लेयर किए थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो जिसमें से बिरबल को अकबर के द्वारा कविराज, कौन सी उपाधि धारण की गई थी, कविराज। आप सभी जानते हैं तानसेन एक प्रकार का संगीतकार हुआ करता था। कौन सा, संगीतकार हुआ करता था। और कौन सी गायन शैली में यह विख्यात था, तो जवाब हो जाएगा ध्रुपद। कौन सी में, ध्रुपद में यहाँ पर विख्यात था। आप लोगों को याद होना चाहिए। मान सिंह प्रथम अकबर का प्रमुख रूप से सेनापति था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और राजा डोडरमल भू राजस्व मंत्री, भू राजस्व जो मंत्री थे वो यही थे दोस्तों अकबर के समय काल में। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने लिखा होगा। और इसके बाद दोस्तों 1500 यहाँ पर 62 में जो अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, कौन सी प्रथा का, याद होना चाहिए, दास प्रथा का अंत किया गया। 1563 में यहाँ पर सती प्रथा, कौन सी प्रथा, सती प्रथा को समाप्त किया गया। 1564 में अकबर के द्वारा क्या समाप्त किया गया था। अगर आप लोगों से सवाल पूछा तो जवाब हो जाएगा जजिया कर। अकबर ने जजिया और एक प्रकार कौन सा कर, तीर्थ कर, अकबर के इनके दौर के द्वारा जजिया कर और तीर्थ कर को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और ये जो समाप्त किया गया था आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, इसी तीर्थ, जजिया और तीर्थ कर को समाप्त होने के बाद जनता ने अकबर को कौन सा टाइटल दिया था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। कौन सा टाइटल दिया था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का टाइटल जनता के द्वारा इसी 1564 में जजिया और तीर्थ कर को समाप्त होने के बाद अकबर को यह उपाधि वहां की जनता के द्वारा दी गई थी। वरना अकबर का जो जन्म हुआ था आप सभी जानते हैं कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। तो उसका नाम रखा गया था बदरुद्दीन या जलाल, यानी जो चाइल्डहुड नेम हुआ करता था, ये यहाँ पर अकबर का जिसका नाम था बदरुद्दीन या जलाल, अब उसका चाइल्डहुड नेम हुआ करता था। बाद में जनता ने प्रसन्न होकर उसको ये टाइटल दिए। ठीक है, चलिएगा अब अगला सवाल देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 20। ये सवाल आप सभी का होमवर्क में इस प्रकार से आप लोगों से सवाल पूछा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। ये सवाल आप सभी का होमवर्क में है। कमेंट सेक्शन में आप सभी के होमवर्क का इंतजार करूंगा। ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़े,
आज की क्लास में पुनः आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से हम भारतीय सेना के लिए सभी प्रकार के रक्षक भेद को स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा है कि अभी मैं केवल जीएस पे फोकस कर रहा हूं, आगे आप सभी को अरुण यादव सर दिखेंगे साइंस की क्लास लेते हुए, ठीक है। जीके और साइंस को हम नेस्तनाबूत करके रखेंगे, आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। मैं मान के चलूंगा कि आगे चलकर आप सभी इसका रिवीजन भी करेंगे और अच्छे से जितने भी मैंने क्लास लिए इनको अच्छे से नोट्स भी करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।